अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस इन ट्रांसमिशन लाइंस। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये टॉपिक्स हैं इसमें जिसको हम करेंगे, ये तो उसको हम देख लेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब ये से आगे बढ़ते हैं। ये है आज का लेक्चर के आउटकम्स। तो सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे वो है कि ओवर वोल्टेजेस के हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर इसके सोर्सेज पढ़ेंगे। यानी पहले देखेंगे कि इसमें ख़राबियाँ क्या हैं ओवर वोल्टेजेस की, फिर हम देखेंगे कि पैदा कैसे होते हैं। दूसरा है फिर सोर्सेज हो गए। थर्ड फिर हम पढ़ेंगे स्विचिंग सर्जेस क्या होती हैं। चलें ऐसा करते हैं कि वन बाय वन हम इसको लेते हैं, उसके बाद फिर हम देख लेंगे आखिर में उसको हम कर लेंगे कि हमने क्या क्या किया है क्या नहीं किया। तो हम इस वाले पे आ जाते हैं, बस वाले पे, ठीक है। ओवर वोल्टेजेस जो है ये इसके इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं ना। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ओवर वोल्टेज सबसे पहले जो है वो जो इंसुलेशन होती है, उस इंसुलेशन को स्ट्रेस उसमें क्रिएट करता है। इंसुलेशन में स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि इंसुलेशन लेट से आपने डिज़ाइन की थी 100 kV के लिए, तो अब वो 200 kV हो गया। तो इंसुलेशन तो इसलिए नहीं बनाई गई थी ना, तो इंसुलेशन पे स्ट्रेस पड़ा है। तो इंसुलेशन अपने से ज़्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो स्ट्रेस हो गया इस पर। तो ये स्ट्रेस करती है इंसुलेशन को एंड लाइकली टू कॉज डैमेज टू देम व्हेन इट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स। जाहिर सी बात है जब बार बार होगी तो उसको हम कहते हैं इंसुलेशन पंचर हो जाती है। यानी इसमें से वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है इंसुलेशन, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ये। तो एक तो ये है, ठीक है, कि इंसुलेशन को स्ट्रेस करती है। दूसरा क्या है ये कि सर्जेस जो हैं, ये वो जो ओवर वोल्टेज जो होते हैं, जो सर्जेस से पैदा होते हैं, ये स्पार्क ओवर एंड फ्लैश ओवर ये क्रिएट करते हैं। स्पार्क ओवर और फ्लैश ओवर क्या होता है? ये स्पार्क ओवर फ्लैश ओवर मैंने शायद बताया था आपको। अगर नहीं बताया था तो चलें फिर बता देता हूँ आपको कि क्या होता है ये। ये देखें, ये अगर लेट से इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर स्ट्रिंग कहलाते हैं ना, ये इंसुलेटर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंसुलेटर्स हैं ये, और ये लगे हुए हैं टावर से। ये टावर है, ये टावर बना दें आप, ये जोड़े हुए इससे। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पे ये वायर है, ये जा रहा है ये। तो ये टावर तो अर्थ हुआ है ना, जो टावर है ये अर्थ हुआ है, और ये वायर जो है ये लाइव है ये। तो यहाँ से ये लाइव वायर जो है ये, इसको मैं बल्कि रेड से कर देता हूँ मैं ये लाइव वायर है ये, और ये इसमें से इसको मैं ब्लू से करता हूँ। ये जब इसमें से जा कर के ये फ्लैश हो जाता है इस पर, तो ये फ्लैश ओवर कहलाता है ये, ठीक है ना। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्पार्क ओवर फ्लैश ओवर ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं ये। तो ये जब ओवर वोल्टेज होगा, अच्छा कभी होगा ये जो चीज़ है ये यहाँ से यहाँ तक क्यों करेगा? इंसुलेटर तो आपने इतने सारे लगाए हुए हैं, नॉर्मल वोल्टेज में तो ये नहीं होना चाहिए ना। ये अगर उसी वक्त होगा कि ये आपके पास जो वोल्टेज है यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि इस जो डिस्टेंस है आपने मेंटेन किया हुआ है, ये वाला ये डिस्टेंस जो है ये, उस डिस्टेंस के हिसाब से ये कम है, ये वोल्टेज ज़्यादा है और डिस्टेंस हिसाब से कम है, तो फिर ये हवा को आयनाइज करके वो हवा के थ्रू जो है ये स्पार्क ओवर हो जाएगा फ्रॉम लाइन टू ग्राउंड, ठीक है ना। और ये होता कहाँ पे? ये एट द वीकेस्ट पॉइंट इन द नेटवर्क। जहाँ भी वीकेस्ट पॉइंट हुआ, वीकेस्ट पॉइंट क्या हुआ कि जहाँ पे फासला उसको सबसे कम मिलेगा, यहाँ पे इसको फासला सबसे कम मिला। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं और भी अगर को फासला कम मिला ग्राउंड पे, उसको वायर को जहाँ भी उसको वीकेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर ये फ्लैश ओवर हो जाएगा ये।
ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये इंसुलेशन को स्ट्रेस करता है ये, फिर फ्लैश ओवर करता है, स्पार्क ओवर करता है ये, और फिर उसके अलावा ब्रेक डाउन करता है ये ओवर वोल्टेजेस कैसे, इट कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ गैसियस सॉलिड लिक्विड इंसुलेशन, फेलियर ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड रोटेटिंग मशीन्स। ये कई सारी चीज़ें आ गई हैं। ये क्या हो गया, देखें ये ट्रांसफार्मर है, इसको पहले हटा दूँ। ये ट्रांसफार्मर है आपके पास, ठीक है, ट्रांसफार्मर बना दिया आपके लिए। इस ट्रांसफार्मर के अंदर नॉर्मली ऑयल भरा होता है, ये ऑयल होता है इसके अंदर, ठीक है, ऑयल फिल्ड होता है ये, और फिर इसके अंदर सारी जो है वो चीज़ें होती हैं, तमाम वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती हैं, और इंसुलेशन का काम यहाँ पे बजाय एयर के यहाँ पे ऑयल कर रहा होता है, तो ये ऑयल इंसुलेटर होता है। तो ये ऑयल जब यहाँ पे ओवर वोल्टेज होता है तो ये क्या होगा कि ये जो लिक्विड इंसुलेशन है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी है, क्योंकि ये आपने जिसके अंदर ऑयल डाला है वो ख़ास रेटिंग का ऑयल है, तो उस रेटिंग के लिए फॉर एग्जांपल आपने 100 kV के लिए डाला है और अंदर वोल्टेज हो गया 200 kV, तो वो ऑयल जो है वो 100 kV के लिए जो ऑयल डाला है आपने वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। फिर गैसियस इंसुलेशन भी होती है, जैसे आपको मालूम होगा कि SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इस तरह की और भी गैसेस होती हैं, ये आप डालते हैं ये इंसुलेशन के लिए, ये हवा से अच्छी इंसुलेटर होती है। फिर सॉलिड इंसुलेटर तो सिंपल जो अगर आपके पास वायर है, ये इस वायर के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है, ये जो PVC का होता है, ये जो घर में जो वायर होता है ये क्या होता है, ये सॉलिड इंसुलेशन होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाती है ओवर वोल्टेज के। तो ये हमने कर लिए ओवर वोल्टेजेस के नुकसानात, इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर वोल्टेजेस ऑन पावर सिस्टम, है ना, ठीक है। हमने 2-3-4 चीज़ें कर ली इसकी, कि इंसुलेशन को स्ट्रेस करता है ये, उसको ब्रेक डाउन करता है ये, जो सॉलिड लिक्विड गैसियस इंसुलेशन होती है उनको ब्रेक डाउन करता है ये, ठीक है ना, और ये स्पार्क ओवर करता है, फ्लैश ओवर करता है वीकेस्ट पॉइंट पे। ये हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पे, सोर्सेस क्या है ओवर वोल्टेजेस के। ओवर वोल्टेजेस जो है वो क्रिएट कैसे होता है, बता द सोर्सेस, ये कह लें कॉजेज़ क्या हैं ओवर वोल्टेजेस के। तो सोर्सेस ओवर वोल्टेजेस के दो होते हैं ये। अच्छा, माइंड के हम यू के यहाँ पे हम जो ओवर वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं ये ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस हैं। एक तो ओवर वोल्टेज होता है कि 5 मिनट तक ओवर वोल्टेज चल रहा है घर में, तो वो ओवर वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज यानी कि जो वक्ती तौर पे आता है कुछ सेकंड्स के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसके कॉजेज़ क्या हैं ये, एक है सबसे पहले इंटरनल कॉजेज़। इंटरनल कॉजेज़ का मतलब ये हुआ कि वो कॉज जो कि आप इलेक्ट्रिकली आपके समझ में आ सकता है ये, तो ये हैं इंटरनल कॉजेज़। मज़ीद दो हैं, एक है स्विचिंग, फॉर एग्जांपल कहीं स्विचिंग हो रही है, स्विच कहीं पे ऑन किया आपने, जैसे घर के अंदर भी अगर आपने स्विच को ऑन किया ऑफ किया तो वहाँ पे आपने देखा होगा कहीं पे एक फ्लैश ओवर होता है। अगर आप अंधेरे में स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे एक रोशनी सी होती है, तो ये ओवर वोल्टेज पैदा होता है। और फिर उसके बाद टेम्पररी ओवर वोल्टेजेस, ये हम अगली स्लाइड पे देखेंगे कि टेम्पररी ओवर वोल्टेज क्या होता है। तो ये हो गए दोनों, क्या हो गए, इंटरनल कॉजेज़ हो गए। इसके बाद दूसरा जो ओवर वोल्टेज का कॉज है वो एक्सटर्नल जो है ना, ये वो कॉज है वो ओवर वोल्टेज का जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है। ये एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ, तो ये है जनरेटेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। अब एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कई तरह की होती हैं, उस तमाम डिस्टर्बेंस में लाइटनिंग जो है इट इज़ दी मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीवियर भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये जो इंटरनल वाला जो है ये, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, इस वाले को, फिर हम एक्सटर्नल वाले को भी देख लेंगे। तो इंटरनल में आपको मैंने बताया कि जो इंटरनल होते हैं ये, इसमें दो तरह के होते, मैंने बताया आपको, एक है स्विचिंग
और एक है टेम्पररी, है ना, यही बताया ना ये स्विचिंग और टेम्पररी। तो स्विचिंग को अगर मज़ीद हम स्विचिंग को अगर हम पूरा हम करें तो स्विचिंग भी है और ये ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज भी हैं हाई फ्रिक्वेंसी के, सब पहली किस्म है इंटरनल में, स्विचिंग ओवर वोल्टेज या ट्रांजिएंट। तो स्विचिंग में तो एक तो हो गया सिंपल स्विचिंग जो मैंने आपको बताया कि स्विचिंग इज कैरीड आउट, जब कोई फॉल्ट आती है तो आप स्विच ऑफ कर देते हैं ना, ट्रिप हो जाता है जो, तो एक तो स्विचिंग ये हो गई। दूसरा हो गया फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट क्या है? फेरांटी इफेक्ट ये होता है कि जो आप इसको पहले हटा दूँ यहाँ से, कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन अगर ये यहाँ पे है, बहुत दूर जा रही है ये, तो अगर यहाँ पे लोड नहीं है कोई, इफ देयर इज़ नो लोड, तो क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज जो है ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है वो इट विल बिकम ग्रेटर दैन द सेंडिंग एंड। ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, तो रिसीविंग एंड का नॉर्मली तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से कम होता है ना, लेकिन अगर आपने नो लोड लगाया तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ये कहलाता है फेरांटी इफेक्ट। इसकी ये क्या वजह है? इसकी काफ़ी ये है मुख्तसरन ये कि जो ट्रांसमिशन लाइन की जो शंट जो ये होती है एडमिटेंस जो होती है यहाँ पे, यानी कि अगर ये 3 वायर हैं, ये एक और वायर बना दूँ और एक और 3 वायर बना दूँ, तो इन वायर के दरमियान जो कैपेसिटेंस होती है, यानी कि थ्रू एयर भी तो एक वो है ना, कह लें कि एक डाइलेक्ट्रिक है ना, और तीसरे डाइलेक्ट्रिक है ये, तो ये इसमें एयर की जो है वो वजह से जो होती है कैपेसिटेंस, इसकी वजह से जो है ये कैपेसिटेंस की वजह से यहाँ पे आपके पास जो है ये क्या होता है कि यहाँ पे एंड का वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक ओवर वोल्टेज हो गया आपके पास, ये ओवर वोल्टेज हो गया ना आपके पास, बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो गया रिसीविंग एंड पे, सेंडिंग एंड से बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये एक कॉज हुई ओवर वोल्टेज की, ठीक है ना। तो हमने इंटरनल में क्या कर लिया? हमने इंटरनल में कर लिया आपके पास यहाँ पे हमने कर लिया कि एक तो नॉर्मल जो है जो फॉल्ट में स्विचिंग होती है, फिर फेरांटी इफेक्ट हो गया, फिर इसके अलावा जो है वो जब आप किसी ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं ये, तो उसकी जो प्राइमरी साइड है वो, तो उसमें एक ट्रांजिएंट जब इनरश होता है तो एक ओवर वोल्टेज होता है वो, ठीक है ना, तो उसमें भी एक ओवर वोल्टेज होता है ये, तो ये हो गया आपके पास थर्ड रीज़न ये। तो 3 होगा आपके पास ओवर वोल्टेज के रीज़न्स, एक हो गया यानी कि इंटरनल ओवर वोल्टेज के रीज़न हो गए, एक हो गया स्विचिंग, दूसरा फेरांटी, और तीसरा जो है वो जब ट्रांसफार्मर्स को अनलोडेड ट्रांसफार्मर्स को आप ऑन करते हैं तो एक ओवर वोल्टेज क्रिएट होता है ये। दूसरे में आते हैं ये टेम्पररी ओवर वोल्टेज। टेम्पररी ओवर वोल्टेज क्या होता है? सिंपल कि जब आपके पास कोई मेजर लोड है, ये इसको आपने हटा दिया या लाइन पे ले आए, ऑन कर दिया या ऑफ़ कर दिया, तो फिर ये एक टेम्पररी ओवर वोल्टेज होता है ये, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, ये ओवर वोल्टेज की दोनों चीज़ें, स्विचिंग भी कर लिया, टेम्पररी भी कर लिया ये। अब हम आते हैं इस वाले पे एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल पे मैंने बताया आपको कि सबसे जो मेजर है वो लाइटनिंग है ये। अच्छा, इस वाले में जो है ये स्विचिंग जो है ये स्विचिंग, इसको हम थोड़ा सा और देख लें स्लाइड में कि स्विचिंग जो ऑपरेशन होता है ये, तो उसमें फिर क्या होता है, एक सर्ज क्रिएट होती है, ठीक है ना, जैसे सर्ज, स्विचिंग सर्ज। तो ये अगर आपने लाइन को ऑन किया या ऑफ़ किया विथ और विदाउट लोड, चाहे लोड हो या लोड ना हो, तो आपके पास एक सर्ज क्रिएट होगी, वो उसको हम कहते हैं स्विचिंग सर्ज। सर्ज कई तरह की होती है, अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो एक स्विचिंग सर्ज होती है, ये एक सर्ज हुई, ठीक है ना। एक तो जब लाइन जो है वो नो लोड है, उसमें अगर लाइन पे कोई भी लोड नहीं है, ठीक है ना, और फिर आपने जो है लाइन को ऑन किया,
तो जो आपके पास ओवर वोल्टेज होगा रिसीविंग एंड पे, ये ट्वाइस हो जाता है ये नॉर्मल वोल्टेज के ये। और अगर लाइन जो है वो लोडेड है ये, और लोडेड लाइन को आपने स्विच ऑन किया तो भी वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है काफ़ी, ठीक है। इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ता है जितना आपके अनलोडेड लाइन के लिए होता है वो, लेकिन उस वक्त भी वोल्टेज बढ़ जाता है वो। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो करंट जो चॉप करते हैं आपको, करंट चॉपिंग, जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, एरे ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जब सर्किट ब्रेकर को आप ऑफ़ करते हैं तो करंट चॉपिंग, ये जैसे फिर भी मिसाल दी मैंने आपको कि घर के अंदर जैसे आप अगर आप स्विच को ऑफ़ करते हैं तो फिर क्या होता है, ये एक तरह की करंट चॉपिंग होती है। चॉपिंग के माने क्या हुआ? काटना, है ना। चॉप जो करते हैं ये चॉपर होता है ना, तो अगर आप उसको चॉप करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? ओवर वोल्टेज पैदा होता है ये। तो ये आपके पास सर्ज पैदा होती है इस तरह से, ये दे आर कॉल्ड स्विचिंग सर्जेस, ठीक है। अब हम आते हैं ओवर वोल्टेज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। अभी हम देख लेते हैं हमने कितनी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है ना। हमने कर लिया ओवर वोल्टेज के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके हार्मफुल इसके नुकसानात हैं, देख लिया हमने। इंसुलेशन को स्ट्रेस करती है, इंसुलेशन को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है ना। तो ये इसके पास हमारे पास ये आ गए इफ़ेक्ट्स हो गए ओवर वोल्टेज के। स्पार्क ओवर, फ्लैश ओवर भी करती है ये। इसके बाद फिर हमने सोर्सेज किए हमने ओवर वोल्टेज के। तो सोर्सेज हमने देखे कि दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फिर हमने देखा कि वो मज़ीद दो तरह के होते हैं। ये आपके पास स्विचिंग हो गए और टेम्परेरी हो गए। तो आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। तो ये हमने कर लिया, इंटरनल में कर लिया हमने। स्विचिंग में फिर जो स्विचिंग सर्ज होती है ये भी हमने देख लिया। फिर स्विचिंग सर्ज भी हमने कर ली यहाँ पे। स्विचिंग सर्जेस क्या होती है ना, स्विचिंग सर्ज वो होती है जब आप लाइन को ऑफ़ करते हैं, चाहे लोडेड लाइन हो चाहे अनलोडेड लाइन हो, ऑफ़ या ऑन करते हैं तो एक सर्ज पैदा होती है, वो सर्ज को हम स्विचिंग सर्ज कहते हैं ये, ठीक है। अब हम ये इसमें जो एक्सटर्नल जो है ये थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये जो मैंने बताया था एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल जो वो होता है जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से होता है, यानी कि सबसे मेजर जो है वो क्या है, लाइटनिंग। तो एक्सटर्नल कॉजेज़ जो हैं ओवर वोल्टेज के, ये एटमॉस्फेरिक होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, और मेन इसमें क्या है, ये लाइटनिंग है ये। और ये जो वोल्टेज होता है ओवर वोल्टेज, ये भी सर्च की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। इसको हम स्विचिंग सर्च तो नहीं कहेंगे, इसको हम लाइटनिंग सर्च कहेंगे ये। और सबसे बड़ी बात है कि इट हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वोल्टेज ऑफ द लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का क्या वोल्टेज है, 200 वोल्ट की है या 200 किलो वोल्ट की है, इसका से कोई मतलब नहीं है, ये उससे इंडिपेंडेंट है ये। तो इसमें जो कॉजेज़ हैं एक्सटर्नल के, तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, बिजली जो है वो डायरेक्ट गिर गई तारों पे। दूसरा क्या है ये कि साइड स्ट्रोक। साइड स्ट्रोक क्या होता है कि बिजली डायरेक्ट नहीं गिरी बिजली के तारों पे, बल्कि कहीं और गिरी, और उसकी वजह से जो है वोल्टेज इसमें इंड्यूस हुआ ये। इसको हम भी पढ़ेंगे डिटेल में ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज टेकिंग प्लेस नियर द लाइन। बिजली जो है वो लाइन के पास गिरी है, लाइन के ऊपर नहीं गिरी है, इसको हम साइड स्ट्रोक कहते हैं। फिर तीसरा है ये वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चार्ज चेंजेस। एटमॉस्फेरिक चेंजेस क्या हुए, ये सबसे मेजर जो है वो सोलर जो फ्लेयर होते हैं, सोलर जो ये होते हैं आपके सन के जो सीजन्स होते हैं, जिसको हम तकरीबन K1 K2 इस तरह से जो होता है, ये पूरा साइकिल होता है, सोलर साइकिल होता है। तो उसको हम जो है वो उसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन पे भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी वोल्टेजेस इंड्यूस होता है ये। तो ये आपके पास एक रीज़न आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस वोल्टेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्लाउड्स नियर बाय। ये क्या हुआ, ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमिशन लाइन है ये, और यहाँ पे बादल आ गए यूँ, और ये बादल जो हैं ये चार्ज बादल हैं, ये इनके अंदर चार्ज है ये। तो ये इनके अंदर चार्ज है, इनके बादलों के अंदर चार्ज है ये,
ये इस तरह से चार्ज जो क्लाउड्स हैं ये इस तरह से नीचे नेगेटिव चार्ज है और ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल की तरह से होता है ये क्लाउड है ये। तो जब ये इस तरह से करीब आएंगे ये, तो जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे क्या करेगा, इस लाइन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकली यहाँ पे चार्ज आ जाएंगे ये, ठीक है। ये तो ये भी एक ओवर वोल्टेज हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर एक इन द फॉर्म ऑफ ओवर वोल्टेज अपीयर होगा ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस वोल्टेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्लाउड नियर बाई, ठीक है, ये भी हो गया। और फिर लास्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस ओवर वोल्टेज ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक डस्ट और स्नो, ठीक है। अब अगर ट्रांसमिशन लाइन है और डस्ट है या स्नो है, ये आ रही है फॉर एग्जांपल, ये गिर रही है, स्नो गिर रही है या डस्ट कह लें, तो जब इसे टकराएगी इस लाइन से, जब ये इससे टकराते हुए नीचे गिरेगी तो जाहिर सी बात है कुछ एटम्स को कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डिसलॉज करेगी ये। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर इनकी मकदार है स्नो की या डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा है ये, तो ये भी एक इस पर वोल्टेज इंड्यूस कर देगा ये। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो रीजंस हैं ये, दे आर ऑल एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं, दे आर ऑल एक्सटर्नल कॉजेज़ ऑफ ओवर वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये हमने 5 कॉजेज़ कर लिए हमने एक्सटर्नल के, जिसमें कि डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक है और फिर इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक है, जिसको साइड स्ट्रोक कहते हैं ये। फिर हमने वो किया कि जो कि सोलर से होता है ये, फिर उसके बाद हमने ये चार्ज क्लाउड्स हो गए, उसके बाद फिर जो स्नो या डस्ट पार्टिकल से होती हैं। तो यहाँ तक हो गए, पहले 3 आउटकम्स हो गए हमारे, ठीक है ना। अब हम आते हैं चौथे पे। 3 तो आपको बिल्कुल क्लियर है ना, आप लोगों को कोई सवाल तो नहीं है ये। अफेक्ट्स क्या हैं ओवर वोल्टेज के पावर सिस्टम्स पे, है ना। इंसुलेशन को वीक स्ट्रेस करती है, इंसुलेशन को ब्रेक डाउन करती है, लिक्विड हो सॉलिड हो, ठीक है, गैसेस हों, और उसके अलावा फ्लैश ओवर स्पार्क ओवर करती है। फिर उसके बाद हमने ये सोर्सेज किए ओवर वोल्टेज के पावर सिस्टम्स पे। तो सोर्सेज हमने पावर सिस्टम के देखे कि 2 हैं, इंटरनल हैं, इंटरनल में 2 हो गए, स्विचिंग की वजह से जो होते हैं ओवर वोल्टेज। फिर टेम्पररी हो गए, टेम्पररी में क्या हुआ कि कोई बड़ा लोड ऑन किया ऑफ किया, ये हो गए। फिर दूसरा जो है वो सोर्स है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर हमने मज़ीद जो है वो 5 किया हमने, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। अब हम आते हैं लाइटनिंग मैकेनिज़्म, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये आई ज़्यादा आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे लाइटनिंग मैकेनिज़्म। लाइटनिंग देखें, ये आपके पास एक तस्वीर है किसी शहर की, और यहाँ पे देखें आप कि ये बादल हैं, इन बादल के अंदर देखें क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज है ये नेगेटिव है, जो मैंने बनाया था। आप ये देखें, आप ये जो क्लाउड के अंदर नीचे जो चार्ज हैं नेगेटिव होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्लाउड्स हैं, इनके अंदर नीचे जो चार्ज नज़र आ रहे हैं, जो अगर ऊपर आप अगर नज़र उठाएंगे तो जो क्लाउड नज़र आएंगे तो आपको जो चार्ज नज़र आएगा वो नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज होते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो है जो चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे बिल्डिंग है, इनको ये पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं ये, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी सारी बिल्डिंग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज कहलाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये कि ये चार्ज आ गया इस तरह से। ये लाइटनिंग मैकेनिज़्म जो है हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन से। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये चार्जेस आते किस तरह से हैं। ये क्लाउड्स के अंदर में, क्लाउड के अंदर कोई चार्ज होने की जो कोई वजह होती है ना, यानी कोई चीज़ आयोनाइज हो गई। फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट करते थे कोम का, याद होगा आपको, जो हम इसमें मेट्रिक इंटर वगैरह में ये कोम लिया आपने, है ना, इस तरह से ये कोम है, ये कोम है, इसको आप सर पे इसको आप फेरेंगे तो फिर आपके पास जो है ये कोम जो है ये किसी पेपर को ये अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये आयोनाइज़ किया ना आपने इसको रगड़ा उसको किसी चीज़ पे आपने, तो ये फिर आयोनाइज़ हुई ना। तो इस तरह की चीज़ क्या बादलों में होती है क्या? बादलों में इस तरह की चीज़ कैसे होती है ये? तो जी हाँ, बस का जवाब है कि इस तरह से बादलों में भी होता है ये।
होता क्या है कि आप देखें क्या होता है, ये इतना सब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना आपको समझा देता हूँ खाली। देखें ये होता क्या है कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन है ये, ठीक है। ज़मीन से ये इस तरह समझ लें कि ये बुखारात जो हैं, ये वेपर जो हैं, ये ऊपर जा रहे हैं ये, और ये ऊपर जा रहे हैं उस तरह से। तो जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे इस तरफ, तो यहाँ पे जो ऊंचाई पहुँचते हैं तो यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है ये समझिए क्लाउड है ये, तो यहाँ पे टेम्परेचर इनका तकरीबन हो चुका होता है -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ये कोल्ड हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के पार्टिकल्स बनते हैं, 3 तरह के पार्टिकल्स। एक होता है पार्टिकल, वो होता है, देखिए जैसे करते हैं, जो सबसे नीचे होता है पार्टिकल क्लाउड में लिखते हैं, सबसे नीचे होता है ग्रुपेल, ठीक है। उसके ऊपर होता है आइस, कह लें कि क्रिस्टल्स, ठीक है। और उससे ऊपर होते हैं क्लाउड्स, क्लाउड पार्टिकल्स। यहाँ पे तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे ये है क्लाउड में, 2 है, 3, यानी अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं, इधर आप खड़े हुए हैं और आप ऊपर देख रहे हैं यूँ, तो आपको जो क्लाउड पर जो हिस्सा नज़र आएगा आपको वो ग्रुपेल वाला नज़र आएगा, ये हिस्सा नीचे जो है। बाकी अगर आप प्लेन से जा रहे हैं ऊपर, इधर प्लेन में आप बैठे हुए हैं ये, और प्लेन से झाँकेंगे तो आपको ऊपर वाला नज़र आएगा जो कि ये क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लाउड के अंदर होता है। तो जब, हाँ मैं बता रहा था आपको, जब कि चीज़ें जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तेज़ी से, इनमें एरो लगा दें ये इस तरह से, तो क्या होता है, कोलिजन होते हैं ये। तो ये नीचे ग्रुपेल होते हैं और ये ऊपर जा रहे होते हैं तेज़ी से, ये 2 पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल ऊपर जा रहे होते हैं यूँ, और ये पार्टिकल जो है, ये ग्रुपेल जो है वो नीचे आ रहा होता है। तो इनके आपस में इनके कोलिजन्स होते हैं। इन कोलिजन से क्या होता है ये कि जो ग्रुपेल हैं ये नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाते हैं ये, और ये आइस क्रिस्टल जो हैं ये, और ये क्लाउड पार्टिकल जो हैं ये पॉजिटिव हो जाते हैं ये, ठीक है। तो क्लाउड का अगर आप 3 हिस्से करेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, फिर बीच वाला हिस्सा जो है क्लाउड का, जो कि नज़र नहीं आ रहा ना ऊपर से ना नीचे से, वो पॉजिटिव है, और बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन है ये, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है ना। तो ठीक है ना, मैं पढ़ नहीं रहा इन सब चीज़ों को। तो देख लूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन। क्लाउड जो है ये आपके पास इलेक्ट्रीफाई हो चुका है ये, यानी कि आयोनाइज हो चुका है क्लाउड। ये पूरा क्लाउड ये क्या हो गया, इसको मैं फिर से बना दूं। ये पूरा क्लाउड जो है वो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। और ये ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है। और ज़मीन जो है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है ना ये वाला ही, तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ज़मीन पे ये, ठीक है ना। यह के पास इस तरह का एक यहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ पे हवा है ये हवा जो है ये पूरी आयनाइज हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब होता है लीडर, जिसको हम कहते हैं, पूरा नाम है स्टेप लीडर, या खाली इसको मैं फ़िलहाल लीडर कहता हूँ मैं, लीडर। अब वो लीडर क्या होता है ये, अच्छा लीडर जो है ना, ये मैंने स्टेप लीडर का लफ्ज़ इसलिए यूज़ नहीं किया कि लीडर क्लाउड के अंदर भी होते हैं। लीडर इस तरह की समझ लें एक चीज़ होती है, रोशनी की तरह से एक चीज़ होती है, यूँ ये ट्रैवल करती है ये, जिसमें कि इसके एरो होते हैं यहाँ पे, ये एक एरो है, यहाँ पे ये एक एरो, और ये लीडर जो है ये मूव करता है, ये बहुत चार्ज होता है ये। तो ये लीडर अगर नीचे आए, यहाँ पे ज़मीन की तरफ आए ये, तो फिर ये इस तरह से आता है ये। इसको अगर मैं दिखाऊं,
तो ज़मीन में यूँ आएगा ये, यूँ 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 यूँ, ऐसे करके इस तरह करके आता है ये। और ये हर जो स्टेप होता है ये जैसे सीढ़ी की तरह स्टेप, हर स्टेप जो है वो 50 मीटर का होता है तकरीबन, 45 से 50 मीटर का होता है ये। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये बिजली जो यूँ उतरती है ज़मीन पे, तो यूँ लगता है कि ये कोई ऐसे करके यूँ कोई सीढ़ी बन के उतर रही है कोई। स्टेप लीडर कहलाता है ये स्टेप लीडर जो है वो नीचे आता है ये। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, पहले हमने किया इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर हमने किया ये स्टेप लीडर। ठीक है, तो ये स्टेप लीडर जो है ये आता है ये आप ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर आप स्लो मोशन वीडियो देखें, लाइटिंग हो रही हो कहीं पे और आप वीडियो बना लें हाई स्पीड कैमरे से और फिर उसको आप जब देखेंगे तो फिर आपको नज़र आएगा ये स्टेपिंग का जो प्रोसेस है ये आपको नज़र आ सकता है ये। ठीक है, तो ये लीडर हो गया, स्टेप लीडर हो गया। स्टेप लीडर जो है जब उस वक्त होता है वो जब वो नीचे आ रहा हो, डाउनवर्ड लीडर कह लें उसको। अच्छा, जब ये नीचे पहुंचता है ये, तो अभी देखें ज़मीन पे पहुंचा नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पे पहुंचा नहीं है, अभी ज़मीन से ऊपर है ये। तो जब ये ज़मीन से ऊपर है तो क्या होगा, ज़मीन से ऊपर यहाँ पे पहुंचेगा तो ज़मीन से ना, अच्छा मैं किसी और कलर बना दूँ, ज़मीन से यूं करके एक चीज़ लपकेगी इसकी तरफ, यूं करके ये कहलाती है स्ट्रीमर, बल्कि अपवर्ड स्ट्रीमर, अपवर्ड स्ट्रीमर। ठीक है, ये जो है ये ऊपर की तरफ ये लपकी है इस तरह से ये। ठीक है, अपवर्ड स्ट्रीमर है यहाँ। तो अपवर्ड स्ट्रीमर जो है ये नॉर्मली कहाँ से अगर ये जो लपकते हैं उस पर लीडर पे, ये कोई टॉल बिल्डिंग हो गई, उस पर ट्रीज हो गए, ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रीमर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी ये कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई बिल्डिंग है ये सॉरी रंग चेंज कर दूँ, ये बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्डिंग है ये, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि जब ये चीज़ ये वाली ये जब यहीं पर ही होगी ऐसे, तो ये बिल्डिंग से ही यहाँ पे ये स्ट्रीमर जो है ये इसको पकड़ लेगा, इसको इस तरह से करके ये, तो यहाँ पे ये इस तरह से उसने लपक लिया ये। तो अब जैसे ही यहाँ पे ये इसको लपका गया और जैसे ये मिले यहाँ पे दोनों, तो ये कहलाता है अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि लीडर और स्ट्रीमर आपस में अटैच हो गए। जब ये अटैच होता है ये, तो ये एक पाथ मिल जाता है यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर से, इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे आने का पाथ मिल जाता है ये, और ये होता है फिर ये असल में धमाका। यानी कि इस वक्त फिर आप देखते हैं, जब आप ये देखेंगे तो आपको, अगर आप देखेंगे आसमानी बिजली को, तो आपको ये नज़र आएगा हल्का 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 से ये लीडर आएगा, नीचे आता नज़र आएगा, और जैसे ये ज़मीन से ये चीज़ जाके मिल जाती है, तो फिर जो है ना ये एक बहुत फोर्स से जो है ना ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स समझ लेंगे, पूरे के जो चार्ज है ना नेगेटिव, ये पूरा जो है ना ये यहाँ से ये पूरा समझ दरिया खुल जाता है ये, और ये आपको फिर नज़र आता है एक रोशनी की शक्ल में, बहुत ये चीज़ समझ कि बहुत ये इसको मोटा कर लेंगे, ये बहुत ये मोटा, ये कड़क नज़र आती है आपको, बहुत विजिबल ये, यानी आपको चीज़ नज़र आती है ये। ठीक है, ये देखें पिक्चर दिखाई गई है आपको, इसमें से इतना खैर क्लियर नहीं हो रहा है ये, तो ये लीडर है, ये नीचे आ रहा है इस तरह से, देखा आपने ये, और फिर ये स्ट्रीमर है जो कि नीचे से इसने उसको छक के पकड़ लिया, इसको इतना नज़र नहीं आया आपको ये, जैसे ही पकड़ा यहाँ पे ये, तो आपके पास जो है ये हो गया, ये समझे कि ये अटैचमेंट हो गई है। ठीक है, अटैचमेंट क्या होती है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है इलेक्ट्रॉन्स को नीचे आने का, और फिर वो नीचे आ जाते हैं ये, तो फिर ये कहलाता है ये रिटर्न स्ट्राइक, यानी कि वो फिर धमाका होता है जिसको हम कहते हैं रिटर्न स्ट्राइक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को समझें कि पूरा जो है वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तेज़ी से ये। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैपिडली एक्सलरेट होते हैं, ये नीचे आते हैं ये। ठीक है ना, अटैचमेंट से स्टार्ट होते हैं नीचे आना। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्राइक।
ये बहुत ल्यूमिनस होता है, ये बहुत रोशन होता है ये, ठीक है। और जो है ये सबसे लाइटनिंग का जो है सबसे नोटिसेबल पार्ट जो है ये रिटर्न स्ट्राइक होता है, ठीक है। तो जब ये रिटर्न स्ट्राइक होता है ये, तो एक बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है जो मैंने बताया आपको। अच्छा, अब जब ये करंट नीचे पहुंचा ये ज़मीन पे ये, तो फिर अब क्या होता है ये कि ये अब ये ज़मीन है ये यहाँ पे ये ज़मीन बना दें आप। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे करंट जो है ये यानी पूरा जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की जो पूरे ऊपर से जो आए थे, इलेक्ट्रॉन्स की जो बारात आई थी यहाँ पे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपके पास ये फैले हुए हैं। ये बड़ा डेंजरस होता है ये। लाइट बिजली गिर चुकी है ये, समझे आप, बिजली गिरे हुए समझे कि टाइम हो गया ये। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है ये, अब ये कहलाता है स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल। और ये समझ लें कि बिजली से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब अगर कोई आदमी यहाँ पे चले, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी है, उसकी एक ये होता है कि इसकी एक टांग से ये, उसकी एक टांग अगर ये है और दूसरी टांग है ये, उसकी एक टांग में घुसेगी और दूसरी टांग से निकल आएगी इस तरह से। और आपको पता है कि इसका ये करंट कितना होता है, ये तकरीबन 30 किलो एम्पेयर होता है, 30 किलो एम्पेयर। तो जिसके साथ भी होगा ये, कोई आदमी है, कोई जानवर है जिसके थ्रू ये करंट फ्लो होगा, तो वो तो उसी वक्त ही ये ख़त्म हो जाएगा जल के ये। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बिजली गिरने के बाद यहाँ पे जो ये होता है ये स्टेप पोटेंशियल, ये मोस्ट डेंजरस, बहुत ज़्यादा ये करंट होता है ये। तो ये आपके पास हो गया, कह लें कि ये एक तरह से ये डेंजरस है। ये नॉर्वे में एक वाक़या हुआ था 2016 में कि 300 जो है वो डियर जो है वो इसी स्टेप पोटेंशियल की वजह से जो है ये वो मर गए। वो जंगल में देखा गया कि 300 हिरन जो हैं वो मरे हुए हैं वो, और फिर उसको मालूम हुआ कि ये स्टेप पोटेंशियल की वजह से जो करंट जो ज़मीन में था ये उसकी वजह से ये मर गए, ठीक है। ये आपके पास एक और फिगर है, इसमें दिखाया गया आपको कि ये क्लाउड है ये देखें यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, ये डाउनवर्ड लीडर जो है ये आप देखिए किस तरह से ये दरख्त की फॉर्म बन रहा है, ट्री की फॉर्म में, लगता है कोई दरख्त है ये, है ना, उसमें ब्रांचेस निकल रही है। तो ये लीडर नीचे आ रहा है, ये नीचे पहुँचा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्ट्रीमर नहीं दिखाया गया, ठीक है ना, यहाँ पे कि स्ट्रीमर लपकते हुए नहीं दिखाया गया ये। असल में जब यहीं पर ही होता है तो एक नीचे से इसको स्ट्रीमर लपक के पकड़ लेता है। अच्छा, बहरहाल जब यहाँ पे ये दोनों मिल गए तो फिर ये रिटर्न स्ट्राइक हुआ। ये आप देखें ये कितना इसको डार्क करके दिखाया गया है ना, ये देख रहे हैं कितना डार्क है ये चीज़, ये बहुत मोटा है ये, यही आपको नज़र आता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये बिल्कुल ये ख़त्म हो गया। आप देखें चार्जेस यहाँ से एक क्लाउड पे जो है ये, और ये फिर हल्का से रह गया। ये करंट भी दिखा रहा है ये, पहले करंट यहाँ पे ग्राफ में देखें ये करंट कुछ भी नहीं था, ये करंट बढ़ा ही है, सबसे ज़्यादा करंट पीक पे पहुँचा ये इस वक्त यहाँ पे देखें जबकि रिटर्न स्ट्राइक हुआ ये। उसके बाद फिर ये करंट जो है डाई आउट होना शुरू हो गया ये। तो ये वेव बनती है ये लाइटनिंग सर्ज की, ये वाली वेव जो देख रहे हैं आप, ये वाली वेव, ये वेव है ये लाइटनिंग की। ये वेव भी दिखाऊंगा अभी आगे चल के, ये लाइटनिंग सर्ज जो है ये, ठीक है। तो अब आते हैं हम इस पे थंडर पे, जो बिजली की जो है वो कड़क जो होती है वो थंडर किस तरह से होती है वो। थंडर ये होती है कि जब ये हैवी करंट जब फ्लो होता है ये, तो जो हवा होती है ये एक्चुअली एक प्लाज्मा चैनल बन जाता है ये, इट बिकम्स अ प्लाज्मा चैनल। यानी जो फ्लो हो रहा होता है करंट जो है वो हवा में ऊपर से जो आ रहा होता है वो कोई बिजली के तार से तो फ्लो नहीं हो रहा होता है ना, ये थ्रू हवा में फ्लो हो रहा होता है, तो ये प्लाज्मा चैनल बन जाता है ये। उस प्लाज्मा चैनल का जो टेम्परेचर होता है तकरीबन 50,000 केल्विन होता है, 50,000 केल्विन, ये देखें। और ये विद इन समझें कि माइक्रो सेकंड से बनता है ये, ठीक है ना, विच इज़ विद इन माइक्रो सेकंड्स। तो जब हवा इतनी गर्म हो जाए 50,000 डिग्री सॉरी 50,000 केल्विन हो जाए विद इन माइक्रो सेकंड्स, तो फिर क्या होगा कि ये हवा एक्सप्लोड हो जाती है। कुछ चीज़ अब एकदम से गर्म करें
तो क्या होगा, वो चीज़ एक्सप्लोड होकर के एक्सपैंड होती है ना। एक्सप्लोजन के माने क्या है, एक्सपेंशन, कोई चीज़ एक्सपैंड होती है ना। तो अब एक्सपैंड होगी बहुत ही ज़्यादा धमाके के साथ, बहुत ज़्यादा धमाके के साथ एक्सपैंड होगी ये, तो ये आपको धमाका सुनाई देगा ये, ठीक है। एयर एक्सपैंड्स एक्सप्लोसिवली, ठीक है ना। और ये एक शॉक वेव होती है ये, एंड इट इज़ हर्ड एज अ थंडर, ये आपको थंडर सुनाई देता है ये। और उसके थोड़ी देर बाद ये तकरीबन कुछ मिली सेकेंड्स के बाद ये फिर क्या ठंडा हो जाता है ये, 100 मिली सेकेंड में ये जो चैनल जो कूल डाउन हो जाता है ये, ठीक है। तो ये सारा काम जो है ये कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर होता है सारा का सारा ये, ठीक है। अब हम आते हैं लाइटनिंग की टाइप्स। लाइटनिंग की टाइप जो है सबसे ज़्यादा जो आप देखते हैं वो है ये वाली, क्लाउड टू ग्राउंड, बादल से जो ज़मीन पे आती है, सीजी लाइटनिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद और भी होती है, क्लाउड टू क्लाउड भी होती है, यानी बादल से दूसरे बादल में, ठीक है। और इंटर क्लाउड भी कहते हैं इसको, यानी स्टार्ट फ्रॉम दो फंक्शनल क्लाउड्स के दरमियान, दो क्लाउड्स के दरमियान जो है वो बिजली हो, इससे हमें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन यही होती है क्लाउड टू क्लाउड। और एक होती है इंट्रा क्लाउड, यानी कि एक क्लाउड के अंदर ही बिजली इसके अंदर ही हो, विद इन वन क्लाउड, ठीक है। तो ये इंट्रा क्लाउड हो गया, फिर सीसी हो गया क्लाउड टू क्लाउड, और सीजी हो गया क्लाउड टू ग्राउंड, ये ठीक है। तो उसके अलावा इसमें और भी टाइप होती हैं, इनके अंदर हर एक के अंदर जो फिर होती है पॉजिटिव लाइटनिंग और नेगेटिव लाइटनिंग। हमने जो भी पढ़ा है वो नेगेटिव लाइटनिंग है, ठीक है। नेगेटिव, एक पॉजिटिव लाइटनिंग भी होती है ये, पॉजिटिव लाइटनिंग चलें वो भी बता देता हूँ आपको। पॉजिटिव लाइटनिंग क्या होता है मुख्तसर बता देता हूँ मैं, देखें। ये हमने जो क्लाउड बनाया है ना, ये वाला, ये क्लाउड है ये, ठीक है। अब ये क्लाउड दर हकीकत समझें कि ये इस तरह से रहता है ये इस तरह से क्लाउड है। तो मैंने बताया कि ये माइनस 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 है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है, और ये प्लस वाला हिस्सा जो है ये, सॉरी जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ये प्लस है, प्लस 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 प्लस, कैसा है। तो अब ये समझें कि ये ऐसा हो जाए कि ये क्लाउड टूट जाए, ये आ जाए हिस्सा जो है वो माइनस वाला इधर आ जाए, ठीक है, और प्लस वाला हिस्सा इधर आ जाए, यानी कि क्लाउड था ये इस तरह से जैसे अलग हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा कि ये इसको आप ये बना दें, ये इधर आ गया, ये आगे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर था पहले ये आगे आ गया। अब ये क्लाउड जो है मानी कि टूट चुका है बीच में से ना, तो अब ये क्लाउड जब यहाँ पे आएगा तो ये पहले उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे अब ज़मीन पे जो है वो अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी ये। तो अब जो ये बिजली होगी ये कहलाएगी पॉजिटिव लाइटनिंग। आ रही बात समझ में? अब बिजली जो गिरेगी ये पॉजिटिव लाइटनिंग कहलाती है। तो ये पॉजिटिव लाइटनिंग है। पॉजिटिव लाइटनिंग फिर ज़्यादा अच्छा ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है, बहुत रेयर है ये पॉजिटिव लाइटनिंग। और इसके अंदर फिर री स्ट्राइक्स भी होते हैं, यानी कि दोबारा बिजली भी गिरती है, ठीक है ना। उसके में जो री स्ट्राइक होते हैं वो फिर वो कहलाते हैं डार्ट लीडर। चलें एक लफ्ज़ और भी आज सीख लें आप, डार्ट लीडर, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया बिजली के बारे में, हमने देखा कि ये कितनी जो है गिरती है, किस तरह से होता है ये। तो ठीक है, तो हम जाकर देखते हैं कि हमने कितनी चीज़ें कर ली अब तक। काफ़ी है, सारी चीज़ें हो गई हैं आज के लेक्चर में। तो हमने जो है ये कर लिया, द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन लाइटनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं स्विचिंग सर्जेस पे। स्विचिंग सर्जेस पे, सॉरी स्विचिंग सर्जेस तो कर लिए हमने, स्विचिंग सर्जेस तो कर लिए हमने। अब हम आते हैं लाइटनिंग सर्जेस पे, सॉरी लाइटनिंग सर्जेस पे, लाइटनिंग सर्जेस पे, ठीक है। तो लाइटनिंग सर्जेस, तो
जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन जो होती हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कॉज होती है आउटेज की वो होती है लाइटनिंग, यानी कि जो लाइन जो ट्रिप होती है ज़्यादा लाइटनिंग की ऐसे होती है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मज़े की आपको कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पे जो है ना वो लाइटनिंग प्रूफ होती हैं। वो किस लिए होती हैं कि वो इसलिए होती हैं कि उनकी इंसुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसलिए लाइटनिंग का जो वोल्टेज होता है वो उनके वोल्टेज से कम होता है। ये चलें ठीक है, दूसरी बात है ये। बहरहाल हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो आउटेज की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो क्या है, लाइटनिंग है ये। अब लाइटनिंग जो है ये हो सकती है इस पर, जैसे मैंने पहले बताया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दो तरह की लाइटनिंग हो सकती है। तो अब हम पहले देखते हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग तो बिल्कुल क्लियर है ना कि डायरेक्ट बिजली तारों पे गिर गई। इनडायरेक्ट लाइटनिंग जो है वो क्या है कि यानी ये कि समझें कि अगर ये टावर है, ठीक है, इस तरह से ये इस टावर पे ये वायर लटक रहे हैं, ये 3 वायर, ये इंसुलेटेड स्ट्रिंग है और ये 3 वायर इस पे लटक, ये हैंग हो रहे हैं। तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग ये है कि डायरेक्ट तो समझ में आएगा ना आपको। डायरेक्ट तो ये है कि ये लाइटनिंग में डायरेक्ट ये गिर गई, इस पर यूँ गिर गई डायरेक्ट टावर पे, या डायरेक्ट तार पे गिर गई। ये तार जा रहा है ना, इस पर गिर गई, ये डायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट में ये है कि ये ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें ये ज़मीन है, इसमें लाइटनिंग यहाँ गिर गई, ठीक है। तो अब ये लाइटनिंग यहाँ जब गिरेगी इधर, तो इसने तो इसको टच नहीं किया, लेकिन क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसको हम कहते हैं ईएमपी, एक पल्स जनरेट होगी, ईएमपी पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होगी, और ये पल्स जो है ये इसमें इंड्यूस करेगी इसके अंदर वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये है आपके पास, तो इनडायरेक्ट लाइटनिंग आपके पास ये आ गई, ठीक है, जिसमें कि आपने देखा कि डायरेक्ट उसने हिट नहीं किया बल्कि ये दूर ये गिरी है, लेकिन उसने दूर गिरने से भी क्या हुआ कि एक ईएमपी क्रिएट हुई, और ईएमपी से जो वोल्टेज इंड्यूस हो गया लाइटनिंग का उसमें, और उससे फिर क्या होगा, उस तार के अंदर जो वायर है, ये वायर जो जा रहा है, ये वाला, ये वायर बना दूँ मैं, ये बिजली के वायर हैं 3 जा रहे हैं ये, ठीक है। इन वायर्स के अंदर जो है वो, हालांकि बिजली तो यहाँ गिरी है, इधर दूर गिरी है, इधर इस तरफ गिरी है, लेकिन इन वायर्स के अंदर क्या होगा, ये ईएमपी के ऐसे एक ट्रैवलिंग वेव होगी, जो आपको मैं दिखाई इस तरह से जो वेव, और ये चलना शुरू हो जाएगी दोनों डायरेक्शन में, इधर जाएगी और एक ये इधर जाएगी, यानी आ गई ट्रैवलिंग वेव्स जनरेट हो जाएंगी ये, ठीक है। और ये फिर ये आपके घर तक भी आ सकती है, ये जो घर में आकर के सर्ज जो प्रोटेक्शन अगर आपके यहाँ नहीं लगा हुआ है तो चीज़ों को डैमेज कर देगी। नॉर्मली जो है ये इन सर्ज को, जो सर्जेस कराती हैं, इन सर्जेस को हम सर्ज अरेस्टर लगे होते हैं, ये सर्ज अरेस्टर जो है ये इसको फिर ये ख़त्म कर देते हैं। ये सर्ज अरेस्टर भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। अब हम आते हैं डायरेक्ट स्ट्राइक पे। तो डायरेक्ट स्ट्राइक जो है वो, जैसे मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट स्ट्राइक होता है टावर पे गिरे ये, या होता है कि डायरेक्ट तार पे गिरे। तो पहले हम देखते हैं टावर पे गिरे। अच्छा, टावर पे जो है ना, ये जो है ऐसा नहीं होता जैसे मैंने बनाया है। टावर के ऊपर जो है ना, ये इधर यहाँ पे इधर यूँ करके यहाँ पे ये चल रहे होते हैं शील्ड वायर्स, इधर शील्ड वायर, शील्ड वायर्स जिसको हम कहते हैं ओवरहेड ग्राउंड वायर्स, और GW, ठीक है। ये शील्ड वायर इसीलिए होते हैं
कि ये बिजली जो है ना, ये बजाय इन तारों पे गिरने के ये इस पे गिरे, तो ये बिजली जैसे आएगी ये, तो ये यहाँ से स्ट्रीमर इनके अंदर से क्रिएट होता है, ये स्ट्रीमर, और ये बिजली आई ऊपर से, ये आया लीडर आया, ये दोनों यहाँ पे, तो ये इस पर डायरेक्ट नहीं गिरता है, इन बिजली के तारों पे नहीं गिरते, बल्कि ये शील्ड वायर पे गिर जाती है बिजली। और ये शील्ड वायर जो है कनेक्ट हुए होते हैं टावर से, और टावर जो है ये की फुटिंग जो है ये अर्थ की ही होती है, टावर जो है वो अर्थ के ही होते हैं इस तरह से, तो इनको फ़ौरन पाथ मिल जाता है ज़मीन तक का, ये अर्थ हो जाती है, ठीक है। तो ये उस केस में है कि ये टावर जो है ये अर्थ किए हुए हों और रेजिस्टेंस जो है इसकी ये कम हो, रेजिस्टेंस जो है ये 50 ओम से कम हो। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर रेजिस्टेंस टावर की ज़्यादा है, ठीक है, या जो बिजली गिरी है बहुत ज़्यादा है, तो अब उस सूरत में क्या होगा कि ये गिरी टावर से, टावर पे गिरी या शील्ड वायर पे गिरी है, और फिर शील्ड वायर के थ्रू ये आएगी टावर के अंदर, और टावर से बजाय ये ज़मीन में जाने के ये क्या करेगी, टावर से जो है ये थ्रू दिस इंसुलेटर, यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, ये समझिए टावर है यहाँ पे, ये यहाँ से थ्रू ये इंसुलेटर के अक्रॉस ये लपक करके यूँ ये तार पे आ जाएगी। ये आई बात समझ में आपकी? ये तो ये इस तरह से ये बिजली ये तार पे आ गई है, तो अब यहाँ भी जो है ट्रैवलिंग वेव जनरेट होंगी ये, ठीक है। और फिर तीसरी डायरेक्ट स्ट्राइक जो वो है कि वो डायरेक्ट बिजली तार पे ही गिर जाए, यूँ तार पे ही गिर गई है, तब तो यहाँ पे बड़ी ज़ोरदार किस्म की ट्रैवलिंग वेव जनरेट होंगी ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लाइटनिंग सर्जेस। अब इनका मैंने कहा था कि ये जो लाइटनिंग सर्जेस होती हैं इनकी ट्रैवल करती हैं, है ना, तो ये इनकी फॉर्म जो है वो कैसे होती है, देखने में कैसे होती है, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ दी शेप ऑफ दी ट्रैवलिंग वेव। ये लाइटनिंग सर्ज जो है मैं दिखाई थी आपको, यहाँ पे देखें, ये दिखाई ना मैंने आपको, ये जो चीज़ है ये वाली, ये जो ये बनी हुई है, ये जो बनी हुई है, ये जो ट्रैवलिंग वेव्स हैं, ये जो ट्रैवल हो रही है लाइटनिंग की वजह से जो है ये, तो ये इस तरह से इनकी शेप होती है ये, ठीक है। ये इसका जो है ये वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये ट्रैवल कर रही है इधर, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ में, राइट टू लेफ़्ट कर रही है, तो सामने वाला हिस्सा इसका ये है, ये कहलाता है वेव फ्रंट, ठीक है। और ये कहलाती है टेल इसकी, ठीक है। और अगर इसकी आपकी इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन आप इसकी बनाएंगे, ये डबल एक्सपोनेंशियल है, ये वी नॉट जो इसकी हाइट डिटरमिन करेगा, ई रिक्स पावर माइनस अल्फ़ा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। और अगर आपको ये वैल्यूज डालेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये देखें। इस वेव फॉर्म के जो है ना, इसको दो चीज़ें डिफाइन करती हैं, एक होता है T1, एक होता है T2। T1 वो वाला टाइम होता है जिसमें ये अपने पीक पर पहुंच जाए, जो टाइम पीक पर तक जाने के लिए लगे वो T1 कहता है ये। तो अगर इस वेव फॉर्म जो है ये अगर 1.2 माइक्रो सेकेंड्स पे अगर ये पीक पे पहुंच जाती है ये, तो इसका T1 हो गया 1.2, ठीक है, T1 हो गया 1.2 माइक्रो सेकेंड। और फिर ये T2 जो है वो टाइम होता है जिसमें ये अपने पीक से 50% पे आ जाए, 50%, जितनी जो वैल्यू थी पीक वाली ये 100% थी, 50% आने में जो टाइम लगेगा इसको, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम 50% आने लगा ये टाइम जो है आपके पास जो है ये कहलाएगा T2, ठीक है। यहाँ से 0 से यहाँ तक ये कहलाएगा T2। तो ये अगर 50 माइक्रो सेकेंड है, तो अगर आपको ये वाली वेव फॉर्म बनानी है इस तरह की देखने में लगे, तो इसमें आप यहाँ पे अल्फ़ा डाल दें, ये वाला ये 0.1436 और बीटा डाल दें 2.467, तो आपको ये 1.2/50 माइक्रो सेकेंड की ये मिल जाएगी, ये वाली वेव फॉर्म, ठीक है। यानी इसका ये जो है T1 जो है ये आपके पास 1.2 माइक्रो सेकेंड होगा, और ये T2 जो है ये आपके पास 50 माइक्रो सेकेंड होगा। ये बड़े काम की वेव फॉर्म होती है। अगर आप उसको सिमुलेशन करेंगे और आपको बनाना होगा ये वेव फॉर्म, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है ना।
तो हमने ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कर ली, ठीक है ना। ये सब भी हो गया। ये फिगर आपको इसमें दिखाएगी खाली यहाँ पे ये कि ये इसमें इनडायरेक्ट जब इसमें स्ट्राइक किया लाइटनिंग ने तो आप ये देखें यहाँ पे ये ट्रांजिएंट जो है ये इसके अंदर नज़र आ रहा है, स्पाइक नज़र आ रहा है। ये सब हो गया ये, ठीक है ना, ये सब हो गया। तो अब हमारा जो लेक्चर है इसमें सिर्फ मेरे ख्याल में एक चीज़ रह गई है, और वो क्या रह गया है, वो रह गया है ये। तो हमने लाइटनिंग सर्जेस भी पढ़ ली, और हम आते हैं ये 5 सेकंड रूल फॉर लाइटनिंग प्रॉक्सिमिटी। ये ऐसे ही समझ लें, ट्रिविया कह लें, ऐसे ही थोड़ा सा लाइट करने के लिए, मूड को थोड़ा सा खुशगवार बनाने के लिए। तो जनरल नॉलेज की चीज़ है ये, तो ये बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ये, ठीक है। तो ये 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल क्या है ये, कि लाइट की स्पीड आपको पता है ना कितनी है ये माइल्स में, 186,291 माइल्स पर सेकंड, और साउंड की स्पीड तो बहुत ही कम है, ये तकरीबन 1088 फीट पर सेकंड है, यानी बहुत ज़्यादा। फीट में है ये 1000, और ये इतने लाखों मील में पर सेकंड में ये। तो जैसे ही बिजली की जो आप देखेंगे फ्लैश देखेंगे लाइटनिंग का, तो ये आपको फ़ौरन नज़र आएगा, जैसे ही आपको नज़र आ जाएगा फ़ौरन। लेकिन आपको जो उसकी आवाज़ है वो आपको आने में देर लगेगी। तो अगर आपको देखना है कि ये जो बिजली चमक रही है ये क्या मेरे लिए ख़तरनाक है या नहीं है, कितनी दूर पे है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप देखें, एक मील के अंदर तकरीबन 5280 फीट होते हैं ये एक माइल के अंदर, और स्पीड क्या है साउंड की 1088। तो इस हिसाब से साउंड को एक मील ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप 5280 को डिवाइड कर दें 1088 से, तो ये 4.9 सेकेंड्स, ये आ जाएगा 4.9 सेकेंड्स। यानी एक मील साउंड को जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, तकरीबन 5 सेकेंड। तो जैसे ही आप देखें कि रोशनी हुई, बिजली चमकी, आप उसको गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 4 5, और 5 मिनट बाद अगर आपको उसके जो कड़क सुनाई दी तो उसका मतलब है कि जो वो बिजली चमकी है वो आपसे 1 मील की दूर पर है। अगर 6 7 8 9 10 के बाद आवाज़ आई तो उसका मतलब है ये 2 मील पे है। इस तरह से अगर 15 के बाद आवाज़ आई तो ये 3 मील पे है। तो फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपको 5 पे अगर इसकी आवाज़ आ गई, इसके मतलब कि आपसे बहुत करीब की बिजली चमकी है, और आप फ़ौरन घर के अंदर चले जाएं और वहाँ पे नहीं आप घूमे फिरेंगे, ठीक है। तो ये 5 सेकंड रूल भी आ गए यहाँ पे ये। तो ये हमने तकरीबन सारी चीज़ें कर ली। थोड़ा सा और एक दफ़ा हल्का सा रिव्यू कर लें, ठीक है। हमने ओवर वोल्टेजेस के कर लिए, इफेक्ट्स क्या होते हैं ये, फिर हमने सोर्सेज कर लिए ओवर वोल्टेजेस के क्या होते हैं, है ना, इंटरनल फिर हमने स्विचिंग किया, टेम्पररी किया, फिर एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल में हमने फिर 5 उनके किए। एक्सटर्नल में ज़्यादा बताया ना, ज़्यादातर मेजर जो है लाइटनिंग का है। फिर स्विचिंग सर्जेस दिखाई। स्विचिंग सर्जेस वो सर्जेस होती हैं जो कि स्विचिंग की वजह से पैदा होती हैं। फिर इसके बाद लाइटनिंग मैकेनिज़्म पूरा समझाया मैंने आपको कि बिजली कैसे, बादल कैसे इलेक्ट्रीफाई होते हैं, फिर किस तरह से बिजली गिरती है ज़मीन पर, पूरा ही बताया आपको लाइटनिंग मैकेनिज़्म। फिर लाइटनिंग सर्ज समझाया मैंने आपको क्या होती है ये। लाइटनिंग सर्ज को फिर बना के दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से उसकी शक्ल होती है, इस तरह शक्ल होती है ना, यूँ करके, ठीक है। फिर आपको 5 सेकंड रूल बताया लाइटनिंग प्रॉक्सिमिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं ये। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।